व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी उस समय की है जब इंसान ने सिर्फ सत्ता और पैसे के लिए इंसानियत को शर्मसार कर दिया। न जाने कितने लोग अगर आज भी उस दिन के बारे में सोच लेते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। कहानी की शुरुआत होती है, समय है दूसरे विश्व युद्ध का। हिटलर की क्रूरता अपनी चरम सीमा पर है, वहीं दूसरे देश के लोग भी पीछे नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको दोनों हाथ की जरूरत जरूर पड़ती है। हेनरी नाम का लड़का अपने घर के लिए दूध लेने के लिए निकलता है। उसके चेहरे पर एक डर है, कहीं कुछ रास्ते मुंह से हो न जाए, क्योंकि वो जिस जगह जा रहा है वहाँ आए दिन हमले होते रहते हैं। उधर दूसरी ओर हम कुछ आम लोगों को देखते हैं जो अच्छे घर के थे और उनकी 3 बेटियां आज शादी में जाने वाली हैं, जिसके लिए वो अपनी कार में बैठ जाती हैं और हंसी खुशी वहाँ से निकल जाती है। पर उसी समय हम आसमान में कुछ ब्रिटिश प्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, जो इस कार को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये किसी जर्मन नागरिक की कार है। अब वो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू हो जाते हैं, जिसमें अंदर बैठे लोगों के न जाने कितने टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब दूर से हेनरी देख रहा था। वो कार के पास जाता है, ये सोच कर कि क्या पता कोई जिंदा हो, लेकिन जब वो उस गाड़ी के अंदर का नज़ारा देखता है तो सहम जाता है। अब वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उस दिन उसकी आवाज चली जाती है। आप सोच ही सकते हैं कि कैसा हशर हुआ होगा उन लोगों का। हेनरी के घर पहुंचने पर उसकी माँ बहुत बार पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे कई डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई फायदा नहीं था। रिजल्ट हर जगह एक ही जैसा था। सभी डॉक्टर एक ही बात कह रहे थे कि उसे कोई गहरा सदमा लगा है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है जूटलैंड पर, जो कि एक छोटा सा शहर है जहाँ पर जर्मन का कब्जा था। ऐसे पे हम एक फ्रेडरिक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि ब्रिटिश पुलिस में ऑफिसर है, लेकिन वो अभी भी जर्मन के अंडर है और उसे उन लोगों के लिए काम करना पड़ता है। इसी बात को लेकर उसके घर वाले उसे बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो दुश्मनों के लिए काम कर रहा है, जो कि उन्हीं के देश में घुस आए हैं और उन्हीं के मासूम लोगों को मार रहे हैं। तो उनके गेट की बेल बजती है और जब फ्रेडरिक गेट खोलता है तो वहाँ उसका बचपन का दोस्त जॉन था, जो उसे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। अब उसके माँ बाप उसकी इस हरकत से बहुत नाखुश होते हैं कि उसने अपने दोस्त तक की जान नहीं बचाई। और तभी बाहर से एक गोली चलने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी जर्मन की बंदूक की, क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त को बीच सड़क में ही मार डाला था। ये सब वहाँ से गुजर रही ईवा नाम की बच्ची देख लेती है, जो पूरी तरह से सहम जाती है, क्योंकि उसके स्कूल में तो ये सिखाया जाता है कि अगर आप किसी दूसरे इंसान को तकलीफ दोगे तो गॉड आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और फौरन उसे कार से ले जाती है। पर यह हादसा उसके दिमाग में कुछ इस तरह छपता है जो वो कभी भूल नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर हम हेनरी और उसकी माँ को देखते हैं, जो उसको लेकर एक बड़े डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो तो खुले आसमान में भी जाने से डर लगता है। उसकी माँ बहुत ही मुश्किलों से उसे लेकर आती है, पर कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि उसकी आवाज़ वापस आ जाए, या फिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ है वो जान सकें, उसकी ऐसी हालत क्यों हुई है। लेकिन हेनरी बार बार उस दिन के दृश्य को अपने इशारों की मदद से उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। तब उसकी माँ फैसला करती है कि वो उसे अपनी बहन के घर ओपन गिम शहर में लेकर जाएंगे। शायद वहाँ जाकर हेनरी थोड़ा अच्छा महसूस करे, क्योंकि वहाँ पर उसकी कज़न भी रहती है। वहाँ आसमान भी नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ हम शल नामक एक बिल्डिंग को देखते हैं, जो जर्मन के कंट्रोल में थी, जहाँ पर वो सभी क्रांतिकारियों को मारा पीटा करते थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये उनकी क्रूरता का गढ़ था। और आज वो एक डैनिश रिपोर्टर को पकड़ कर ले आए हैं, उसे मार पीट कर उनके प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, पर वो कुछ भी उन्हें नहीं बताता, इसलिए वो उसे और तकलीफ देते हैं। अगले सीन में हम 2 ब्रिटिश प्लेन के पायलट को देखते हैं, और ये वही थे जिन्होंने उन आम नागरिकों की कार को उड़ा दिया था, जिसमें उसके अंदर बैठे सभी लोग मारे गए थे। जब इस बारे में उनके सीनियर उन्हें उस दिन की घटना के बारे में बताते हैं कि जिन लोगों को तुमने मारा है वो एक आम नागरिक थे, तो ये जानकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी, दोनों को बहुत बुरा सदमा लगता है। उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वो ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे, यही सोचकर वो सदमे में चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ शहर में बने हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं, जो असल में एक कैथोलिक चर्च भी था। वहाँ की एक नन टेरेस खुद को कमरे में बंद करके खुद को ही तकलीफ दे रही थी। ऐसा वो कई महीनों से कर रही है। जब इस बारे में उस स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलता है तो वो उसे बुलाकर समझाती है कि तुम्हें खुद को तकलीफ नहीं देना चाहिए, ऐसी किसी बात का हल नहीं निकलेगा। तो टेरेसा कहती है कि अब उसे कोई उम्मीद नहीं है कि गॉड उनके दुखों को खत्म करेगा, इसलिए वो अब गॉड को ढूंढ रही है ताकि वो उन्हें सब कुछ बता सके, लेकिन अभी तक वो उसे कहीं नहीं मिले। जो कुछ भी हो रहा है इस समय वो उन सब का जिम्मेदार उन्हें मानने लगी है, और उसकी इन सब बातों को सुनकर नन भी चुप हो जाती है कि आखिर वो जवाब दें तो क्या दे। उधर हेनरी की माँ उसे लेकर शहर आ जाती है, उसे अपनी बहन के घर रहने को बोलती है, क्योंकि यहाँ उसका मन लगेगा। उसके पास उसकी कज़न रीवा भी आती है, जो उसी की हम उम्र की है। वो उसके इस दर्द को समझ रही थी, इसलिए वो उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि हेनरी बार बार अपने उस दिन को याद करके रोने लगता था। उधर हम ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर में देखते हैं कि ऑपरेशन कार्टेज के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने अब शेल बिल्डिंग के ऊपर एयर रेड करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि अब वो जर्मन को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ हेनरी की मां ने उसे एडमिशन रीवा के स्कूल में ही करवा दिया है। असल में वो गर्ल्स स्कूल था, पर हेनरी एबनॉर्मल था, इसलिए वहाँ की नन ऐसे बच्चों का ख्याल रखती थी। वहीं स्कूल के पास बनी शेल में उस दिन डैनिश रिपोर्टर को मार पीट कर लाया जाता था, और ये सब दूर खड़ी टेरेसा देख रही थी।
उसे ये पता था कि जो शख्स को वो लोग मार रहे हैं वो असल में उन्हीं के देश का नागरिक है। अब उसके वहाँ लगातार खड़े रहने की वजह से उसके पास फ्रेडी आता है जो उसे जाने को बोलता है। तो वो कहती है कि तुम इस देश के होकर भी अपने लोगों को ही मार रहे हो। ऐसे करने वालों को पता है क्या बोलते हैं? शैतान। उसकी ये बातें सुनकर तभी हेड नन आकर उसे वहाँ से ले जाती है और उधर वो लोग उस रिपोर्टर को ले जाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। वहाँ पहले से मौजूद कुछ कैदी बाहर खड़े डेनमार्क पुलिस को गद्दार कह रहे थे क्योंकि वो अपने ही लोगों को मार रहे थे। उन्हें इस बात का भी पता था कि जब एयर रेड होगी तो वो भी मारे जाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई गम नहीं। वो चाहते थे कि बस उनका देश आजाद हो जाए किसी तरह से। अब देर रात टेरेसा बाहर घूम रही थी, तभी वहाँ फ्रेडी आता है और उसे स्कूल जाने को बोलता है। तो वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैं तो गॉड को ढूंढ रही थी, लेकिन वो शायद अभी सो रहे हैं। एक नन होकर भी मैंने तुम्हें किस कर ली, मेरे ऊपर तो कोई बिजली नहीं गिरी, मेरी मौत भी नहीं हुई। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद गॉड है ही नहीं। यहाँ फ्रेडी कहता है कि उसने जो उसे कल कहा, इस बात की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाए। शायद वो सच में एक शैतान बन चुका है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर रिवा घर पे हेनरी के साथ मिलकर एक एक्ट करती है जो उसके मॉम डैड को बहुत पसंद आता है। ये सब चीजें हेनरा को खुश कर रही थी और यही तो उसकी माँ चाहती थी, वो कम से कम खुश रहे। उधर हम रात में एक बार फिर फ्रेडी को चर्च के बाहर देखते हैं। टेरेसा को बुला रहा था और कहता है कि वो अब अच्छा इंसान बनना चाहता है। उसने जो भी गुनाह किए हैं वो उसे माफी मांगना चाहता है। इसलिए टेरेसा उसे चर्च के अंदर लेकर जाती है और प्रे करवाती है। होप सो कि उसकी प्रे ऊपर वाला सुन ले। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली रेड का दिन आ जाता है। ब्रिटिश एयरफोर्स अपने रेड के लिए तैयार हो रहे थे, पर यहाँ वो दोनों पायलट जिनके हाथों में उस दिन एक हादसा हो गया था वो अभी भी कुछ डरे हुए हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आज उनके हाथों से कुछ फिर अनहोनी होने वाली है। खैर अब वो एक एक करके सभी उड़ान भरते हैं और उनका मिशन था शेल बेस को उड़ा देना। उधर हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो अपने घर जाता है और उस दिन प्रे करने के बाद अपने पिता के गले लग जाता है। उसने जितनी हो सकती थी उतनी माफी उनसे मांगता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो अभी तक जो भी कर रहा है वो गलत था। उसके डैड पहले तो उसे नफरत करते थे, पर आज वो बहुत खुश है। इसके बाद वो न जाने कहाँ चला जाता है। उसकी माँ बहुत रोकती है कि बेटा हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो नहीं रुकता। दूसरी ओर रिवा अपने घर पर ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि आज उसे जल्दी स्कूल जाना है ताकि वो प्ले की प्रैक्टिस कर सके। लेकिन उसके डैड आज कुछ नाखुश हैं उसकी माँ से, इसलिए वो उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं जो कि रिवा को पसंद नहीं आता। उधर हम शेल के ऊपर वाले फ्लोर पर कैद हुए कुछ क्रांतिकारियों को देखते हैं जिन्हें पता था कि अभी कुछ ही देर में रेड होने वाली है। इसलिए वो सब अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहे होते हैं और अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ सभी पायलट अपनी अपनी मिसाइल को एम कर लेते हैं और पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतने में एक पायलट का ध्यान न जाने कहाँ होता है, जिसके चक्कर में उसका प्लेन एक स्पॉटलाइट से टकरा जाता है और प्लेन का संतुलन बिखर जाता है, जिसकी वजह से वो जाकर सीधा स्कूल के साइड वाली बिल्डिंग में लड़ जाता है। और ये पायलट वही थे जिन्होंने पहले भी गलती कर ली थी। अब इस चीज से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो आवाज और वो झटका स्कूल तक महसूस हो जाता है। उसी समय शहर में इमरजेंसी अलार्म भी बज जाता है, जिसके बाद सभी बच्चों को फौरन भागने को बोला जाता है। वहीं आसमान में अब प्लेन के बीच में कंफ्यूजन बढ़ जाता है क्योंकि जो पीछे से प्लेन आ रहे थे उन्हें दो जगहों से धुआं उठता हुआ दिखता है, जिसमें एक स्कूल था और उसी को सारे पायलट शेल बेस समझ लेते हैं और उस पर कई सारी मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। सभी बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, पर इतने में सीढ़ियों की दीवार गिर जाती है जिसमें कई बच्चे मारे जाते हैं। ये सब ऊपर खड़ी टेरेसा देख रही थी, इसलिए वो फौरन उनसे कहती है कि हमें बेसमेंट में जाना चाहिए। वहाँ एक पायलट सभी को वार्निंग देता है कि हम जिसको टारगेट समझ रहे हैं वो असल में स्कूल है, उसके साइड वाली बिल्डिंग हमारा रियल टारगेट है। लेकिन उसकी ये बात कुछ ही पायलट सुन पाते हैं और वो शेल बिल्डिंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ पायलट कंफ्यूज थे कि असली टारगेट क्या है। इधर टेरेसा जितना हो सके उतने बच्चों को लेकर नीचे बेसमेंट की ओर भागना शुरू कर देती है और वहीं जाकर छुप जाती है। पर अगर बिल्डिंग गिर गई तो बेसमेंट भी किसी काम का नहीं रहेगा और यहाँ पर वो कैसे खुद को और बच्चों को जिंदा रख पाएगी। उधर हमें पता चलता है कि शेल की पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया, जिसमें कई क्रांतिकारी बच निकले हैं, पर आधे से ज्यादा मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ स्कूल में अभी भी बम गिराया जा रहा है। तभी एक बम आकर सीधा बेसमेंट के पास गिरता है। उसके गिरते ही हर तरफ दहशत का माहौल बन जाता है। सभी बच्चे डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब वो फटता है तो सारे लोग और सभी बच्चे मारे जाते हैं। ये बहुत ही भयानक दृश्य होता है जो किसी भी तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। और इसी पल हम रिवा और हेनरी को देखते हैं जो बच गए थे, लेकिन रिवा तो मानो सहम सी गई थी, उसके पूरे शरीर में राख लगी हुई थी। तभी हेनरी देखता है कि दो प्लेन और आ रहे हैं, इसलिए वो अंदर भाग जाता है। लेकिन रिवा वहाँ से बिना कुछ बोले ही भागना शुरू कर देती है। हेनरी उसे बहुत रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। अब कुछ समय के बाद बमबारी रुक जाती है तो सभी बच्चों के माँ बाप स्कूल की ओर भागना शुरू करते हैं, जिसमें रिवा की माँ एली भी थी। लेकिन जब वो शेल और स्कूल को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि इंसान ने अपनी इंसानियत को दफन कर दिया है। हर तरफ मातम छाया हुआ था। सभी माँ बाप की आंखें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। अंदर से कुछ बच्चे और नन बाहर आ रहे थे, लेकिन एली को जिसकी तलाश थी वो नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके वो टूटती जा रही थी। उसका हस्बैंड माइक आकर समझाता है कि सब्र रखो, गॉड हमारे साथ है। मुझे लगता है कि सब लोग जिंदा है, हमें बस उन्हें ढूंढना है। तेजी से एम्बुलेंस आना शुरू हो जाती है। माइक अपनी बेटी रिगमर और हेनरी को ढूंढने के लिए उन मलबों को हटाना शुरू कर देता है। उसकी मदद वहाँ कई लोकल लोग कर रहे थे, जिसमें फ्रेडी भी होता है। तभी माइक को नीचे से एक आवाज आती है और ये आवाज थी टेरेसा की, जो नीचे फंसी हुई थी, अभी भी जिंदा थी। वो रिगमर को आवाज लगाती है और वो सुनकर समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन इतनी में माइक को एक बच्चे का पैर दिखता है जो खून से लथपथ था।
उसका आधा शरीर मलबे के अंदर था। वो समझता है कि शायद ये उसकी बेटी है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो कोई और थी। पर उसकी जैसी हालत हो गई थी, वो उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता रोने से, क्योंकि उसके शरीर में बस उसकी धड़ी थी और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर हम हेनरी को देखते हैं। वो अपने चारों ओर घट रही सारी घटनाओं को देखता है और उसे अपना पहला वाला मंजर फिर से याद आ जाता है। उसने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में 2 बार ऐसे कत्लेआम देखा है। तभी एक फायर फाइटर आकर उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, जो भी बच्चे घायल हैं उनसे और उनके पेरेंट का नाम लिखो। लेकिन उस फायर फाइटर को ये पता नहीं था कि वो बोल नहीं सकता। वहीं टेरेसा बार बार लगातार रिगमार से बात कर रही थी ताकि वो अकेला महसूस ना करे। वो उसे बताती है कि जहाँ पर वो फंसी हुई है वहाँ की पाइपलाइन फट चुकी है, इसलिए वहाँ तेजी से पानी भरता जा रहा है। और तभी हम एक चमत्कार होते हुए देखते हैं। हेनरी बहुत कोशिश करता है कि वो इशारों में कैसे भी करके उन बच्चों के नाम पूछ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और तभी न जाने कैसे वो बोलना शुरू कर देता है। इस हादसे की वजह से उसकी आवाज वापस आ गई थी, जिसके बाद वो फटाफट कई घायले बच्चों के नाम अपने डायरी में लिख लेता है। शायद ऊपर वाले ने उसके इस नेक काम को देखकर उसकी आवाज वापस लौटा दी। उधर दूसरी ओर ऑडिटोरियम में सभी पेरेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आपको आपके बच्चे की जानकारी यहीं पर मिलेगी। कुछ देर होने के बाद टेरेसा को रिगमर की आवाज आना बंद हो जाती है और यहाँ वो उस काम को करना शुरू कर देती है जो उसने कभी नहीं किया था। अगर किया भी था तो सिर्फ दिखावे के लिए, यानी कि गॉड से प्रे करना, जिन्हें वह बरसों से ढूंढ रही थी। उधर ऑडिटोरियम में एक एक करके हेनरी सभी बच्चों के नाम लेकर आता है और उनके पेरेंट्स भागकर बाहर जाने लगते हैं। इसी दौरान रिगमर की मॉम यानी कि उसकी आंट उसे देख लेती हैं और फौरन उसे गले से लगा लेती हैं। लेकिन यहाँ वो अपनी बेटी के लिए चिंतित थी, क्योंकि वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उधर टेरेसा के पास फिर से रिगमर की आवाज आती है और जो उसे बताती है कि उसके हाथ में एक लोहे का सरिया घुस गया है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए यहाँ टेरेसा मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसे शायद यकीन हो गया था कि हकीकत में गॉड नहीं है, क्योंकि अब तक वो होता तो जरूर उन्हें बचाने के लिए आता या फिर किसी को जरूर भेजता। और तभी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है, जो शायद गॉड का दूत बन के यहाँ पर आया था। वो टेरेसा को देख लेता है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर थी। उधर ऊपर रिवा की माँ हेनरी को देख ले, लेकिन यहाँ पर रिवा के पिता बहुत दुखी थे। वो बस गॉड से प्रे लगातार करे जा रहे थे, किसी तरह से उनकी बेटी मिल जाए। तभी वहाँ उन्हें हेनरी मिल जाता है, जो उन्हें बताता है कि रिवा तो बमबारी के दौरान यहाँ से भाग गई थी, शायद वो घर चली गई हो। ये सुनकर रिवा की माँ घर की ओर भागना शुरू कर देती हैं। इधर हम देखते हैं कि बेसमेंट में मलबे में हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसके कुछ देर बाद वह पूरा बेसमेंट ढह जाता है, जिसमें फ्रेडी और टेरेसा दोनों दबकर मारे जाते हैं और इनके प्यार की कहानी अधूरी रह जाती है। फ्रेडी ने पूरी कोशिश करी कि वो टेरेसा को बचा ले और अपनी गलती सुधार ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी तरफ हम रिवा के माँ को देखते हैं, जो तेजी से अपने घर की ओर भाग रही थी। उसके हर कदम बस यही दुआ कर रहे थे कि उसकी बेटी जिंदा हो। कुछ समय के बाद जब वो अपने घर में एंटर करती है तो सामने इवा बैठी थी, अपने सुबह का नाश्ता कर रही थी। और ये देखकर उसकी माँ मानो खुशी के मारे रोना शुरू कर देती है। उनके लिए उनकी बेटी मर ही चुकी थी, लेकिन जब वो उसे जिंदा अपने सामने बैठा हुआ देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक पायलट की गलती की वजह से न जाने कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया और कितने परिवार उजड़ गए। वेल, इस कहानी को देखकर एक कहावत जरूर याद आती है कि जंग हमेशा तबाही लाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली